नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 7 महीने बाकी हैं। यानी कि ये 2026 का जो साल है, ये चुनाव का पूर्व साल है और जो कुछ भी सरकार या तमाम राजनीतिक दल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सरकार के जो निर्णय हैं, राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं, वो आने वाले चुनाव के मद्देनजर है। भारतीय जनता पार्टी बीते 2 चुनाव में 2017 और 2022 में चुनाव जीतकर सरकार में है। उसकी कोशिश, उसका लक्ष्य, उसका इरादा इस जीत को तिकड़ी में, हैट्रिक में तब्दील करना है। यानी कि किसी भी हाल में वो 2027 के चुनाव जीतना चाहती है। बात उत्तराखंड के इतर उस जिले की जिस जिले से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिनिधित्व करते हैं, चंपावत जिला, और चंपावत जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं, लोहाघाट और चंपावत, उसमें से चंपावत की नुमाइंदगी विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। इस वक्त 2 सीटों में एक सीट कांग्रेस के पास है और दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन बात स्पेसिफिकली चंपावत विधानसभा सीट की होगी। इस सीट पर जिसमें कांग्रेस बीते 2 चुनाव में लगातार शिकस्त खाई है और उपचुनाव में उसको करारी शिकस्त मिली, रिकॉर्ड हार मिली। पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। ऐसे में कांग्रेस के सामने कैसी चुनौतियां हैं, कांग्रेस की क्या कमियां हैं, उन कमियों से उभरने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए पार्टी क्या कर रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पार्टी में भले ही नए हैं, लेकिन जिनकी विरासत, जिनके परिवार की विरासत कांग्रेस की रही है। डॉक्टर विनोद कुमार जोशी, जो पेशे से चिकित्सक रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे हैं। पिछले साल वो सेवानिवृत्त हुए। उसके कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस, उनके पिताजी पंडित मोतीराम जोशी साहब की पार्टी रही है, लंबे समय से पार्टी को मजबूत करने में उनका योगदान रहा है। सीधे उनसे बात करते हैं। जोशी साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जो पेशा था, पेशा है, वो चिकित्सा पेशा है, मानवता की सेवा का है, लोगों के दर्दों को दूर करने का है। अब आप राजनीति में आ रहे हैं और एक राजनीतिक दल कांग्रेस आपने ज्वाइन किया है, तो वहाँ लोगों की तकलीफ को दूर करने से अब जो समाज की तकलीफ को दूर करने की जो कोशिश है, ये आपने क्यों राजनीति चुनी और राजनीति में कांग्रेस क्यों चुनी? कांग्रेस की विचारधारा से मैं बचपन से प्रभावित हूँ। कांग्रेस की विचारधारा के ही कारण हम लोग आजाद देश में, हम बहुत गरीब परिवार से पढ़े लिखे, एक छोटे शहर में हम लोग रहे। सरकारी विद्यालयों से हमने शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद हमने कंपटीशन में निकालने के बाद डॉक्टरी में हमने पढ़ाई करी और उसके बाद हमने सेवा भी करी। और सारा जो है हमने, अगर जो कांग्रेस की नीतियों के कारण ही जो सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हमारी ऐसी क्षमता नहीं थी आज की तारीख में जो मेडिकल कॉलेज है हम उसमें पढ़ाई कर पाते, इसलिए मेरी विचारधारा पूर्णतः जो है कांग्रेस के प्रति समर्पित है। और मेरे पिताजी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो मैं कांग्रेस के प्रति अपनी विचारधाराएं रखता हूँ। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों से उत्तराखंड में 2017 से और देश में 2014 से, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर रही है। लगातार वो चुनाव आते हैं। चंपावत विधानसभा सीट में 3 हार हो चुकी है, 2017 में, 2022 के जनरल इलेक्शन में, और 22 में उपचुनाव जो मुख्यमंत्री ने बीजेपी की ओर से प्रतिभाग किया था और कांग्रेस की ओर से निर्मला की पहली बार जमानत दी जाती है। तो लगातार हार और कमजोर प्रदर्शन के बाद कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप? चूंकि आप पार्टी में नए हैं, लेकिन आप में उत्साह है, आप खासे विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा पेशे से हैं, पढ़े लिखे हैं, गहरी समझ रखते हैं, तो क्या आपका नजरिया इसको लेकर? देखिए, पार्टी हमारी जो है इस प्रदेश स्तर पर नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ चिराग प्रत्याल जी, एक युवा जो है जोशीले जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो कि अब आगे, और आज ही मैंने देखा है कि हमारे नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और टनकपुर नगर अध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है। अब धीरे धीरे हमारा संगठन मजबूत होगा। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं, हम लोगों की कोशिश रहेगी उनको हम वापस जो है अपने पार्टी की विचार, क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से जुड़ती है। क्योंकि यहाँ हमारे संगठन में या किसी व्यक्ति से किसी की नाराजगी हो सकती है, पार्टी से किसी की नाराजगी नहीं है। हम उन चाहेंगे कि वो सभी लोग पार्टी में वापस आए। हम उनको जोड़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे और वो हमारे संग जुड़ेंगे, क्योंकि इस विधानसभा सीट पे कांग्रेस के विचारधारा के लोग जाते हैं। हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस की विचारधारा के संग लोग जुड़ेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को बेंचमार्क माने,
जनरल इलेक्शन जो हुए थे उसमें करीब कांग्रेस 5-6 हजार वोटों से हारी थी। उपचुनाव में बड़े अंतर से हारी थी। पुष्कर सिंह धामी साहब 90% से अधिक वोट उनको मिला था। ऐसे में पार्टी के साथ पार्टी को लेकर मुकाबले में आने की क्या चुनौती होगी? 2022 के बाद जो तमाम चुनाव हुए, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद नगर निकाय के चुनाव 2025 के शुरू में हुए और 2025 जुलाई में पंचायत के चुनाव हुए। इन तमाम चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में पार्टी के पास क्या तरीका होगा? संगठन की कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? खेमेबाजी कैसे कम हो? और बीजेपी का मुकाबला जो सशक्त पार्टी है, संसाधन युक्त पार्टी है, कांग्रेस की रणनीति क्या हो? हमारे जो 2022 में आपने बताया कि हम लोग थोड़े से मतों से हारे थे, वहां पे हमारी बहुत ज्यादा वो नहीं थी। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया गया। हमारा अपना मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हमारे प्रत्याशी उस समय जीत रहे थे, रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। हम इसको या तो जनादेश मान के चले, मगर मुझे अभी भी उस पर शक है कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ईमानदारी से जीता हो। उसके बाद जो उपचुनाव है, हमारे पास चूंकि बी टीम हमारी तैयार नहीं थी और हमारे जो प्रत्याशी थे वो कुछ स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने जो है या अपनी कुछ जो भी उनकी पारिवारिक समस्याएं थी उस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़े। हमारे पास बी टीम उपलब्ध नहीं थी। दूसरा, हमारा सीधा चुनाव एक विधायक से नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री से था। तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने विधायक को मुख्यमंत्री देखना ज्यादा पसंद करेगा। तो इस वजह से उनके वोट प्रतिशत उनका अचानक से बढ़ा और हमारी जो बी टीम थी मजबूत नहीं थी और अचानक से हमारे को एक इस तरीके का वो मिला था। तो इस वजह से हम लोग जो जनादेश हमारे पक्ष में नहीं मिला, उसको हम कोशिश करेंगे 2027 में वो वापस हमारा जनादेश हमारी तरफ वापस आए। 2027 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो सकता है, यहाँ से दूसरी बार विधायक प्रत्याशी भी हो। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में विधायक प्रत्याशी को उतारना होगा। इस चुनौती कितनी बड़ी होगी और इस चुनौती में मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास क्या साधन होंगे, क्या तरीके होंगे? देखिए, ऐसा है कि 2027 में चुनाव जो भी होंगे, जो भी प्रत्याशी होंगे, देखो प्रत्याशी चाहे किसी भी पद का हो, जब वो चुनाव में उतरता तो प्रत्याशी होता है, न कि वो पदेन होता है। उस समय पद समाप्त हो चुका होता है। उसका भविष्य में पद मिले या न मिले कोई गारंटी नहीं होती। ये बात पब्लिक जानती है। आने वाला अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में पूरा माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में अच्छा बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। तो वहाँ मुख्यमंत्री की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब दूसरे पक्ष के लिए हम सोचें, वो तो हमारे ही पार्टी का जो भी बनेंगे उस समय। और रही चुनाव की बात, तो भाई हम जनता के दरबार में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। जो समस्याएं हुई, भ्रष्टाचार आपने देखा हो, भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ चुकी है। जो हम पहले देखते थे उसके मुकाबले भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका। दूसरी चीज, सरकारी नौकरियों में लगभग नौकरियां नहीं के बराबर है। मैंने प्रैक्टिकली अपनी नौकरी के टाइम देखा, हमने 3-4 बैच हमारे टाइम ही परमानेंट नौकरी में भर्ती हुए। उसके बाद तो संविदा में थोड़े टाइम तक नौकरियां निकलती रही। अब तो संविदा में भी नौकरियां निकल रही, आउटसोर्स से ठेकेदारी माध्यम से 10,000 5,000 की ऐसी नौकरियां निकल रही। तो बेरोजगारों में भी रोष है, युवाओं में रोष है और जनता को बहुत ज्यादा कोई बहुत सुविधाएं नहीं मिल रही। विकास के नाम पे बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जा रहा है उसके लिए मैन पावर जो है ही नहीं, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और छलावा किया जा रहा है। लोगों को दिखाया जा रहा है, जो पिक्चर दिखाई जा रही है वास्तव में वो है नहीं। जो आपने मुद्दे गिनाए, जिन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन सरकार का जो दावा है वो ये है कि उत्तराखंड का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वो आंकड़े, इसलिए आंकड़े भी देते हैं और चंपावत जिले को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। कांग्रेस इन दावों को किस तरह से, जो कोर इशूज है, शिक्षा, हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने का हो, महिला अपराध कैसे कम हो, इन मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाएगी? देखिए, सारे सिस्टमों पे जो भी हमारे संवैधानिक संस्था हैं उन पे ज्यादातर पे जो है सत्ताधारी पक्ष का जो है पूरा प्रभाव है। जो भी संस्थाएं हैं वो सत्ताधारी दल के न कि सरकार के प्रभाव में नहीं आ रही है, वो दल के प्रभाव में आकर के काम कर रही, जिसकी वजह से हमें समस्याएं और धीरे धीरे हम लोग उठाएंगे और धीरे धीरे पब्लिक के बीच में जाएंगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ये देख लीजिए, बोलने की अभिव्यक्ति कितनी खत्म हो चुकी है। आप इवन सोशल मीडिया में और चाहे फेसबुक में, किसी भी चीज में, आप अखबार में पत्रकारों के ऊपर भी इवन दबाव बनाए जा रहे हैं। तो सब समझ रहे हैं जो बहुत आजाद होकर के आदमी नहीं रह पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया।
उससे एक दिन पहले जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद की प्रक्रिया थी, जो विशेष सत्र लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें संवैधानिक संशोधन जो होना था 131वां, वो गिर गया। 2/3 बहुमत 360 जो जरूरी सीटें थी वो नहीं मिल पाई, 296 मिली। ऐसे में उनका ये कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिला आरक्षण विरोधी है, और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैंपेन भी चला सकती है। अभी जो उपचुनाव चाहे तमिलनाडु में बचे हैं और बंगाल में बचे हैं उन स्थानों में, तो जाहिर है कि अगले चुनाव में भी वो स्थिति आएगी। तो महिला आरक्षण विरोधी का जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस कैसे जवाब देगी? 2023 में आपको पता है नारी अभिनंदन बिल जो है लोकसभा से पास किया जा चुका है। आज की तारीख में महिला आरक्षण बिल लागू है। उसमें सिर्फ एक क्लॉज, टेक्निकल क्लॉज जो लगाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया था कि सेंसस के बाद जो है इसको लागू किया जाएगा। अब जो है इस समय बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, 2-3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने लोकसभा सत्र बुला करके महिला आरक्षण बिल पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है मतलब आपका डिलिमिटेशन पे। मुद्दा जो विधेयक गिरा है डिलिमिटेशन का गिरा है, ना कि महिला आरक्षण ऑलरेडी लागू है। हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने कहा अगर आपको महिला आरक्षण लागू करना है तो आज की तारीख से लागू करिए, जो आज की स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ पे आप लागू करिए, 50% तक भी हम जो है उसमें राजी कर दें। ये सरासर गलत आरोप है कि हम लोग महिला विरोधी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा इसी आज अंकिता भंडारी कांड है, और भी जो भी आपने सुने होंगे, कई कांड हुए हैं महिलाओं के उत्पीड़न के, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चेहरा नहीं दिखाया कि जो उनको पीड़ित पक्ष को अच्छा न्याय मिल पाए। तो आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस में अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं, जो जनरल इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो एक ही प्रत्याशी अब तक रहे हैं। अब बेशक उपचुनाव में चेहरा बदला था, तो 27 के चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी और क्या आप भी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम कहेगी उसको हम करेंगे। पार्टी जिस भी व्यक्ति को हमारे सिंबल, कांग्रेस का सिंबल देगी, हम उसके पीछे पूरी तन मन धन से उसको लड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि चंपावत की विधानसभा पर भी कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्राप्त करे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीके जोशी साहब। डॉक्टर वीके जोशी कांग्रेस के नए कार्यकर्ता हैं, पिछले साल ही वो जुड़े हैं। मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस की जो कमियां हैं वो बेशक इसको कबूलते हैं, और साथ में उन कमियों को दूर करने के लिए, संगठन को ताकत देने के लिए, संगठन की खेमेबाजी को कम कैसे किया जाए, वो तमाम बातें वो बताते हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार की जो उपलब्धियां वो गिनाती हैं, और जो जमीन की स्थिति है वो कैसे अलग है, उन मुद्दों को लेकर जो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। ऊंची इमारतें बनी हैं, लेकिन उन इमारतों का उस रूप में उपयोग जिसके लिए वो बनी है कितना होता है, ये वो बताते हैं। साथ ही जो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, महिला आरक्षण कानून यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हो गया था, अब वो कहते हैं कि कांग्रेस महिला आरक्षण की विरोधी नहीं है। पंचायतों में वैसे ही 50% आरक्षण है, और पार्टी के भीतर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी तादाद में है, ऐसा उनका कहना है। जो परिसीमन का मामला है, परिसीमन से पहले जो जनगणना 2026 में इस वक्त चल रही है, 27 में पूरी होगी, परिसीमन उस सेंसस के बाद हो, ना कि 2011 की जनगणना के आधार पर। तो ये तकनीकी पहलू है। कांग्रेस 2027 के चुनाव में पूरी दमखम से, पूरी ताकत से विपक्ष में रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद सरकार में रहकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की पार्टी यानी कि अपोजिशन में लाने के प्रयास करेगी। कितना सफल होगी, और क्या जो पार्टी की वर्तमान स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको देखते हुए कितना सफल होगा, ये अगले साल जब चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, पता चलेगा। बहरहाल कांग्रेस में जोश है, और कांग्रेस पूरे ताकत से चुनाव लड़ेगी, ऐसा लगता है। बहुत धन्यवाद।